वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने उसमें डिस्कस किया है रिलीवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट और रिलीवेंस ऑफ कार्ल मार्क्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज हम उसी सीरीज में डिस्कशन करेंगे न्यू मार्क्सिस्ट थॉट का, जिसको आज अप्लाई किया जाता है। न्यू मार्क्सिस्ट सपोर्ट मार्क्सिस्ट थॉट्स अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास, हाउएवर दे आल्सो अपोज मार्क्सिस्ट थॉट्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो ये सपोर्ट करते हैं किसका? मार्क्सिस्ट थॉट्स का। एंड अपोज भी करते हैं किसका? मार्क्सिस्ट थॉट्स का। अपोजिशन के ग्राउंड कुछ ये हैं और सपोर्ट के ग्राउंड क्या है कि ये भी एंटी कैपिटलिस्ट हैं। मींस जैसे मार्क्सिस्ट थॉट में एंटी कैपिटलिज्म का नोशन है, वैसे इनके थॉट में भी एंटी कैपिटलिज्म का नोशन है। लेकिन ये मार्क्सियन थ्योरी को अपोज करते हैं किस ग्राउंड पर? देखते हैं। इन फैक्ट नियो मार्क्सिस्ट कंबाइंड द थ्योरी ऑफ मार्क्स एंड हेजल बोथ। नियो मार्क्सिस्ट की थ्योरी में आपको मेटलिस्टिक थ्योरी मिलेगी जो कि मार्क्स की थ्योरी है, और आइडियलिस्टिक थ्योरी मिलेगी जो हेजल की थ्योरी है। अब देखते हैं अपोजिशन का ग्राउंड क्या है। नियो मार्क्सिस्ट रिड्यूस द रोल ऑफ इकोनॉमी इन देयर थ्योरीज एंड अटैच मोर इंपॉर्टेंस टू कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। जहां मार्क्सियन थ्योरी इकोनॉमी पर बहुत फोकस करती है, क्लास पर बहुत फोकस करती है, क्लास स्ट्रगल की बात करती है, वहीं नियो मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है वो फोकस करती है कल्चर और आइडियोलॉजी पर भी समझ लीजिए। मींस इकोनॉमी पर फोकस करती है और इन पर भी फोकस करती है, जबकि मार्क्स शायद इनको सबसर्विएंट बताते हैं या बताते हैं कि इकोनॉमी ही इनको डिसाइड करती है। बट दे आर जनरली अनेबल टू स्पेसिफाई व्हेन एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन शेपिंग सोसाइटी। तो ये इनका भी एक क्रिटिक है। नियो मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंड करंट ग्लोबल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नियो कॉलोनियलिज्म। तो ये ग्लोबल ऑर्डर को नियो कॉलोनियलिज्म के रिस्पेक्ट में देखते हैं या ये ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जबकि मार्क्सियन थ्योरी में जो भी बात है वो वेस्टर्न यूरोप के कंटेक्स्ट में है या कैपिटलिज्म की जो बात है वही मार्क्सिस्ट थॉट में है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये ग्लोबलाइजेशन की भी बात करते हैं। नियो मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट इकोनॉमी इज प्राइमरी। ये भी इकोनॉमी को प्राइमरी मानते हैं, बट नॉट द सोल, लेकिन अकेली नहीं है। डिटर्मिनेंट टू सोशल चेंज। तो सोशल चेंज के लिए अकेला इकोनॉमी नहीं चाहिए, जैसे मार्क्स मान रहे हैं। ये कह रहे हैं सोशल चेंज में कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं। दे एक्सपेंड बियॉन्ड इकोनॉमिक एनालिसिस। मीन्स मार्क्स से कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं ये। मीन्स मार्क्स तो इकोनॉमिक एनालिसिस पर ही रुक जाते हैं, लेकिन ये इसके बियॉन्ड जाते हैं टू एक्सप्लोर। अब बियॉन्ड जाकर क्या एक्सप्लोर करते हैं? कल्चर, आइडियोलॉजी, पावर स्ट्रक्चर्स and social relations, and often delves into issues like race, gender and sexuality। तो ये रेस पर बात करते हैं, जेंडर पर बात करते हैं और सेक्सुअलिटी पर बात करते हैं। देखिए, जेंडर पर बात करते हैं कौन? फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट। सेक्सुअलिटी और रेस पर बात करते हैं दोनों फ्रैंकफर्ट और ग्राम्सियन मार्क्सिज्म। अब देखते हैं तीन स्ट्रैंड्स हैं इसके नियो मार्क्सिस्ट के। पहला है फ्रैंकफर्ट स्कूल और उसकी जो थ्योरी है वो है क्रिटिकल थ्योरी। फोकसेस ऑन द रोल ऑफ कल्चर एंड मास मीडिया इन मेंटेनिंग कैपिटलिस्ट डोमिनेशन। तो ये कह रहे हैं कैपिटलिस्ट अगर डोमिनेट कर रहे हैं, उनका डोमिनेशन है, उसका जो होल सोल रीजन है वो है कल्चर एंड मास मीडिया। तो इनका फोकस किस पर है? मास मीडिया एंड कल्चर। ग्राम्सियन मार्क्सिज्म, ये भी एक नियो मार्क्सिस्ट स्ट्रैंड है। emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेजेमनी। ये भी कल्चरल हेजेमनी की बात कर रहे हैं। एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। तो देखिए, ये आइडिया की भी बात कर रहे हैं, जबकि मार्क्स आइडिया को प्राइमरी नहीं मानते हैं। तो देखिए कैसे हेजल को इसमें यूज किया गया इन रिप्रोड्यूसिंग कैपिटलिस्ट पावर रिलेशन। तो कल्चरल हेजेमनी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? कल्चरल लीडरशिप, रिलीजन से समझ लीजिए। इवन पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसी में रीड करी जाती है। फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म एनालाइजेस द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड क्लास। तो ये जेंडर और क्लास को स्टडी करते हैं। मींस पैट्रियार्की को देखते हैं। ये पैट्रियार्की के रिस्पेक्ट में ही सोशल चेंज देखते हैं। हाईलाइटिंग द ऑपरेशन ऑफ वीमेन विद
इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। और ये हाईलाइट करते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैसे विमेन ऑप्रेस्ड हैं। तो हम जब पैट्रियार्की पढ़ेंगे उसमें इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट को। अब देखते हैं ग्रामसियन मार्क्सिस्ट हैं एंटोनियो ग्रामसी। सजेस्टेड दैट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू गारंटी दैट अ रूलिंग क्लास वुड मोनोपोलाइज पावर इन सोसाइटी। जैसे मार्क्स इसको सफिशिएंट मान ले रहे हैं, ग्रामसियन कह रहे हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है, कुछ और चाहिए। वो क्या है? इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स लीडरशिप एंड डोमिनेंस, रूलिंग क्लास एक्टिवली नीड टू ट्राई टू विन सपोर्ट फ्रॉम अदर मेंबर्स। हमें लेजिटिमेसी चाहिए, किससे? जिन्हें हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हम उनका सपोर्ट गेन करते हैं, उनका सपोर्ट विन करते हैं। अब उन सपोर्ट को विन करने के लिए क्या है? ग्रामसी डिड नॉट बिलीव दैट रूलिंग क्लास कुड एवर रिलाई ऑन फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि लोग बस फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस की बेसिस पर ही रूल्ड होते रहें लगातार। टू गारंटी इट्स पोजीशन, सिंस ऑल मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासेस हैड सम अवेयरनेस ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन। ये कह रहे हैं ऐसा तो है नहीं पूरी क्लास जानती ही नहीं है एक्सप्लॉइटेशन के बारे में। कुछ लोग तो एक्सप्लॉइटेशन के बारे में समझ रहे होंगे। द रूलिंग क्लास नीड टू मेक सम रियल कंसेशंस टू अदर थ्रू हेजेमनी। तो ये कह रहे हैं आपको कुछ कंसेशंस उनको देने पड़ेंगे, रूल्ड पीपल को कुछ कंसेशंस दीजिए। और वो हेजेमनी का क्या मीनिंग है? यहाँ पर पॉजिटिव कनोटेशन में लीजिए इसको। पॉजिटिव मीन्स आप नेतृत्व करिए उनका। तो यहाँ पर मैंने लिखा पॉलिटिकल लीडरशिप। तो हेजेमनी का मीनिंग नेतृत्व, ना कि एक्सप्लॉइटेशन। मीन्स मैं आपको लीड कर रहा हूँ। जैसे ब्रिटिशर्स ने हेजेमनिस्टिक डोमिनेशन किस बेसिस पर बताया? व्हाइट मैन्स बर्डन। तो कभी इंडियंस को लगा ही नहीं कि ये हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, लगा ही हमें सुधार रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं एंटोनियो ग्रामसी। बस ये कह रहे हैं लोगों को आप हेजेमनिस्टिक डोमिनेशन के थ्रू रूल करते हैं। कौन? कैपिटलिस्ट। ना कि अकेला क्लास बेसिस पर। कॉलोनियल हेजेमनी, द ब्रिटिश राज इज अ प्राइम एग्जाम्पल। कॉलोनियल हेजेमनी का ब्रिटिश राज एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। वाइल दे एम्प्लॉयड कोएर्सिव मेजर्स, तो कोएर्सिव मेजर्स तो एम्प्लॉय करते थे लाइक द आर्मी, पुलिस एंड लॉज, देयर कंटिन्यूड रूल वाज सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ नरेटिव। देखिए नरेटिव की बात है यहाँ पर। हेजेमनी में नरेटिव सबसे पहले है। नरेटिव ऑफ सुपेरियरिटी, प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। मीन्स हम आपको सिविलाइज्ड बनाएंगे क्योंकि आप लोग हैं बारबरिक। ये अपने दिमाग में डाल दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। दिस वाज अचीव्ड थ्रू एजुकेशन, मीडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो हेजेमनिस्टिक डोमिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए? एजुकेशन पर कंट्रोल होना चाहिए, मीडिया पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर होना चाहिए। मीन्स आपकी ब्यूरोक्रेसी आपके हाथों में होनी चाहिए, मीडिया होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम हाथों में होना चाहिए। देखिए ग्रामसियन मार्क्सिज्म में आपको क्या बताया? कल्चरल हेजेमनी, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। तो आइडियोलॉजिकल कंट्रोल आप कैसे करेंगे? थ्रू ब्यूरोक्रेसी, थ्रू मीडिया, थ्रू एजुकेशन। फॉर इंस्टांस द इंग्लिश लैंग्वेज वाज प्रमोटेड एज अ मार्क ऑफ sophistication while Indian cultures and languages were often marginalized। तो आपको पता लगा हेजोमनिस्टिक डोमिनेशन में आपको क्या करना पड़ेगा? सोफिस्टिकेशन वाली चीज़ें बतानी पड़ेंगी। मीन्स आपको किसी को कल्चरली बैकवर्ड बताना है और अपने आप को कल्चरली फॉरवर्ड बताना है। ऐसा ही हुआ ब्रिटिश रूल में पोस्ट इंडिपेंडेंस हेजेमनी। अब हम देखेंगे कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हेजेमनिस्टिक डोमिनेशन दिखेगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वंस अ रिवॉल्यूशनरी फोर्स, ट्रांजिशनड इनटू अ रूलिंग क्लास। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले रिवॉल्यूशनरी फोर्स थी, रिवॉल्यूशन की बात करती थी, बाद में खुद ही रूलिंग क्लास बन गई। टू मेंटेन पावर इट अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव नेशनलिज्म। तो इसने जो अपना हेजेमनिस्टिक रूल दिखाया या कंटिन्यू किया, उसमें सहारा लिया इंक्लूसिव नेशनलिज्म का। मीन्स सभी को शामिल करना है, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी, सबको नेशनलिस्ट बनाएंगे। इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप, तो सबको साथ में लिया। वाइल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज परसिस्टेड। हाँ, अब देखिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज रहीं, कांग्रेस रूल में भी रहीं। द प्रोमिस ऑफ अ सेकुलर एंड ए डेमोक्रेटिक इंडिया वाज अ पावरफुल हेजेमोनिक टूल। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी, वो लोगों को बहला पाई, फुसला पाई और कह दिया कि हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं और उस लीडरशिप में, उस पॉलिटिकल लीडरशिप में हम आपको देंगे डेमोक्रेटिक इंडिया और सेकुलर इंडिया।
ऑल्दो डिस्पैरिटीज तो वहाँ पर थी ही। मीन्स रिवॉल्यूशन नहीं आया, बस हुआ क्या, रूल कंटिन्यू किया। In essence, while Marxism provides a foundational framework for understanding social and economic structure, Neo-Marxism offers a more complex, देखिए more complex and multifaceted analysis of contemporary society. तो multifaceted analysis कैसे है? यहाँ पर कल्चर का भी इन्फ्लुएंस देखा जाता है, हेजेमनिस्टिक डोमिनेशन की बात भी यहाँ कही जाती है। अब देखते हैं इस टेबल के थ्रू दोनों में डिफरेंस, फीचर मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म। फोकस किस पर है मार्क्सिज्म में? इकोनॉमिक क्लास पर। न्यू मार्क्सिज्म में कल्चर, आइडियोलॉजी, पावर। थ्रू आइडियोलॉजी हेजेमोनिस्टिक डोमिनेशन। तो सामने वाले को पता ही ना लगे कि आप रूल कर रहे हैं, उसे तो बस लगे आप हमारा भला कर रहे हैं, आप हमें एक आइडियोलॉजी दे रहे हैं, आप हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। अप्रोच यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। यहाँ पर नुआंस्ड मल्टीफैक्टोरियल या मल्टीफेसिड एनालिसिस है। मेथड यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक एनालिसिस, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। यहाँ पर क्या है? कल्चरल स्टडीज, डिस्कोर्स एनालिसिस। गोल्स क्या हैं? रिवॉल्यूशन और कम्युनिज्म। यहाँ पर क्या गोल्स हैं न्यू मार्क्सिज्म में? सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिक डिफरेंस है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इन कैपिटलिज्म इट इज नॉट द कैपिटलिस्ट हु डोमिनेट्स, रादर हेजिमोनिस्टिक डोमिनेशन इज द एसेंशियल फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। अब देखिए, तो हेजिमोनिस्टिक डोमिनेशन कैसे आएगा? आपको या तो कल्चर से डोमिनेट करिए, डायरेक्ट आपको लोगों को ना लगे कि आप डायरेक्ट हम पे रूल कर रहे हैं, मीन्स कैपिटलिस्ट का डायरेक्ट रूल है। आप इनडायरेक्ट रूल बनाइए और उसमें ऐसा लगे कि लोगों का ही भला हो रहा है, उसको कहा गया हेजेमोनिस्टिक डोमिनेशन। जो ब्रिटिशर्स लाए थ्रू व्हाइट मैन्स बर्डन, कांग्रेस ने किया थ्रू इंक्लूसिव नेशनलिज्म, वैसा ही हर देश में कैपिटलिस्ट करते हैं थ्रू हेजेमोनिस्टिक डोमिनेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इज नॉट सो ग्रेट अनलाइक एक्सप्लेन बाई कार्ल मार्क्स। गिव सुटेबल एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में जो बताना है वो बताना है कैसे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म कन्वर्ज कर रहे हैं। क्वेश्चन, इज एलाइड पावर कंसंट्रेशन इन सोशलिस्ट स्टेट एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉ ब्लॉकिंग कम्युनिज्म। तो जो सोशलिस्ट स्टेट में पावर कंसंट्रेशन है, ये एक इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉ है किसका? कम्युनिज्म का, जिससे कम्युनिज्म नहीं आ पा रहा है। मीन्स आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें की सोशलिस्ट कंट्रीज में, जिससे कि कम्युनिज्म नहीं आ पा रहा है। इसका भी आंसर देखेंगे। क्वेश्चन, वेदर देयर इज एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना है, यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर आपको क्या है? कन्वर्जेंस और डिसिमिलरिटी दोनों बतानी है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों बतानी है। आंसर, देयर मे बी ओनली थियोरेटिकल डिफरेंस बिटवीन बोथ द सोसाइटीज बट एट प्रैक्टिकल ग्राउंड बोथ सीम्स ऑलमोस्ट सिमिलर। देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? डिफरेंस भी बताया और सिमिलरिटी की भी बात की। तो मैंने डिफरेंस के लिए क्या कहा? थियोरेटिकल डिफरेंस, और प्रैक्टिकल सिमिलरिटी की बात की। एज पर रेमंड एंड सोशलिज्म इज नॉट क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिज्म। तो क्वालिटेटिव डिफरेंट नहीं है। कैसे नहीं है? एज स्टेटेड बाय मार्क्स। मार्क्स ने कहा कि सोशलिज्म में क्लास कम हो जाएगी, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पर सोशलिस्ट कंट्री हैं उसमें भी इनइक्वालिटी है, और कैपिटलिस्ट कंट्री हैं उसमें तो इनइक्वालिटी है ही है। बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन बताया, इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन। रेमंड अरन साहब कह रहे हैं, चाहे कैपिटलिज्म हो जैसे अमेरिका जहां पर कैपिटलिज्म सिस्टम फॉलो होता है, चाहे यूएसएसआर जैसा सोशलिज्म हो, दोनों में आपको इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। मीन्स दोनों जगह पर ही इंडस्ट्री हैं, ऐसा नहीं है इंडस्ट्री नहीं है। तो अगर इंडस्ट्री है तो दोनों लगभग सेम तरीके से काम करेंगे इन इकोनॉमिक रियाल। मैंने यहाँ पे लिख दिया, अरोन ने अपना नया मोड ऑफ प्रोडक्शन बना डाला। तो इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसकी बात मार्क्स नहीं कर रहे हैं, ये रेमंड अरन ने ही लिख दिया। एंड इन बोथ सोसाइटी इंडस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और दोनों सोसाइटी में इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये है दोनों सोसाइटी में सिमिलरिटी वाली बात। द ओनली डिफरेंस इज द ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ, इंडस्ट्री तो है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि ओन कौन करेगा इंडस्ट्री। अदर देन दिस द प्रॉब्लम ऑफ बोथ द सोसाइटीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों सिमिलर हो रही हैं। जैसे
करप्शन, इनइक्वलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू। दोनों में एलाइट रूल देखने को मिलता है। इन कैपिटलिज्म देयर इज मनी मार्केट बेस्ड इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर मनी या मार्केट बेस्ड इनइक्वलिटी देखने को मिलती है कहाँ पर? कैपिटलिस्ट सिस्टम में। वाइल इन सोशलिज्म इनइक्वलिटी इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। और सोशलिज्म में गवर्नमेंट लोगों को इनइक्वल बनाती है। जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल, आप राशन कार्ड को देखिए, किसी का गवर्नमेंट ने दिया हरा, किसी का पीला, किसी का नीला, किसी को अंत्योदय कार्ड दे दिया। तो गवर्नमेंट ही लोगों को स्ट्रेटिफाई कर रही है, क्लासिफाई कर रही है एज पर देयर इकोनॉमिक सिचुएशन। तो वहाँ पर कैपिटलिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है। डेविड लेन एंड राल्फ डारेंडॉर्फ, तो सही कर लीजिएगा, ये होगा राल्फ राल्फ डारेंडॉर्फ। In both the societies, on the name of masses, people, some handful elites rule over the state. दोनों सोसाइटीज में आप देखेंगे कुछ हैंडफुल एलिट्स का ही रूल रहता है, चाहे कैपिटलिस्ट हों चाहे सोशलिस्ट हों। वो हैं क्या? हैंडफुल ऑफ एलिट्स ही हैं। मीन्स दोनों जगह आपको एलिट रूल देखने को मिलेगा। एज पर ग्रामसी, बोथ द सोसाइटीज आर गवर्न थ्रू अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। चाहे कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो चाहे सोशलिस्ट सोसाइटी हो, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से ही रूल होती है। हेंस बोथ आर नॉट इनहेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे दोनों सोसाइटी किसी ना किसी विचारधारा पर, देखिए विचारधारा पर चल रही हैं, और विचारधारा तो फैब्रिकेट भी हो सकती हैं। इसको हम हेजिमोनिस्टिक डोमिनेशन से समझेंगे थोड़ा। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर इज हेजिमोनिस्टिक डोमिनेशन रादर देन कैपिटलिस्ट डोमिनेशन। तो हमें सामने से नहीं दिखाना कि कैपिटलिस्ट का डोमिनेशन है, हमें किसका दिखाना है? इनडायरेक्ट डोमिनेशन करना है, हमें दिखाना है लीडरशिप। तो यहाँ पर आप समझिए इनडायरेक्ट डोमिनेशन, इनडायरेक्ट डोमिनेशन और लीडरशिप वाली बात, कि आपके भले के लिए हम लगे हुए हैं, ना कि हम रूल करना चाहते हैं। ऐसा कुछ आप ड्रामा करिए। हेजिमोनिस्टिक डोमिनेशन पॉलिटिकल ग्रुप डोमिनेशन हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का डोमिनेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी एक का डायरेक्ट डायरेक्ट, सब मिल बांट कर खाएंगे। तो पॉलिटिकल ग्रुप, आइडियोलॉजिकल, इंडस्ट्रियलिस्ट। आइडियोलॉजिकल में मेनली किसका है? रिलीजन का। तो ये तीनों मिलके मिल बांट के खाते हैं। तो आपने अभी जब हम पावर थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। उसमें हम जानेंगे कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बहुत सारे लोगों में। मास मीडिया एंड आइडियोलॉजी सर्व्स टू परपेचुएट हेजेमोनिक रूल। तो ये जो मास मीडिया है और आइडियोलॉजी है, जो हमें स्कूल से मिलती है, रिलीजन से मिलती है, कल्चर से मिलती है, वह परपेचुएट करती है हेजेमोनिक रूल बाय कन्वर्टिंग द आइडियोलॉजी ऑफ द एलीट इनटू द कॉमन आइडियोलॉजी ऑफ द मासेस। तो दोनों आइडियोलॉजी को एक साथ रखती है, एलीट की आइडियोलॉजी और मास की आइडियोलॉजी। अब देखिए एग्जांपल, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पार्टी आम आदमी के भले के लिए, राष्ट्रवाद के लिए बस सत्ता में आना चाहती हैं। तो आपको चाहे कांग्रेस का पॉलिटिशियन हो, वो भी कहेगा हम अगर पावर चाह रहे हैं तो हम अपने लिए पावर नहीं चाह रहे हैं, हम तो आप लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, राष्ट्र के लिए सत्ता में आना चाहते हैं, हम तो देश सेवा करेंगे। चाहे कोई भाजपाई नेता हो, उससे भी आप पूछेगा, वो भी कहेगा हम तो आम आदमी के लिए, राष्ट्र के लिए सत्ता में आना चाहते हैं, ना कि खुद के लिए। तो ऐसा इनडायरेक्ट रूल लाना चाहते हैं जिससे आपको समझ में ही ना आए कि आपके ऊपर कोई रूल कर रहा है। अब देखिए इनके नाम में ही देखिए, आम आदमी पार्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेशन का एक एग्जांपल देखिए, आम आदमी पार्टी। पार्टी किसकी? आम आदमी। लेकिन आम आदमी उसके एक ऑफिस में भी एंट्री नहीं पा सकता है, नाम में बस है आम आदमी। जन अधिकार पार्टी, नाम में तो जन अधिकार है, लेकिन अधिकार बस एक एक ही नेता के होंगे। नाम में जनता की सहभागिता है बस। मीन्स नाम में कर दिया है सब कुछ, जिससे जनता को लगे ये तो हमारे सेवक हैं। तो ऐसा कुछ जो रूल होता है, करनी कुछ और कहनी कुछ, उसको कहा जाता है हेजेमोनिस्टिक डोमिनेशन। एज पर पियर बर्डू, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कैपिटल एंड ऑल आर द ओनर्स ऑफ सच कैपिटल कलेक्टिवली इंजॉय पावर एंड फॉर्म अ क्लोज्ड ग्रुप। तो मिल के खाते हैं, and through inheritance, such people transfer their power to near and dear ones for continuation of dominance. तो पावर को ट्रांसफर भी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को।
तो 3 काइंड्स ऑफ कैपिटल इन्होंने देखे हैं। किसने? पियरे बर्डो ने। पहला है कल्चरल, दूसरा है पॉलिटिकल और सिंबॉलिक और तीसरा है इकोनॉमिक। तो आप अगर इकोनॉमिक पर ज़्यादा फोकस कर देंगे तो आपको लगेगा ये कैपिटलिस्ट रूल है। लेकिन ऐसा नहीं है, कैपिटलिस्ट, नेता, पुजारी सब मिलके जनता पर रूल करते हैं। तो कल्चरल में कौन-कौन हो गया? पुजारी हो गया, शिक्षक हो गया। पॉलिटिकल और सिंबॉलिक में क्या हो गया? नेता हो गया, अधिकारी हो गया। इकोनॉमिक में कौन हो गया? बिज़नेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये सब मिल के अपने डोमिनेंस को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये क्लोज़ ग्रुप है, इसमें नया आदमी बहुत जल्दी एंट्री नहीं पा पाता और आम आदमी के लिए तो इसमें एंट्री क्लोज़्ड ही है। आम आदमी इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। एज़ पर पियर बार्डू, क्लास रूल इज़ अ फैक्ट एंड मास रूल इज़ अ मिथ। तो रूल क्लास रूल इज़ अ फैक्ट, क्लास रूल ही सत्य है और मास रूल जो है, डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, वो एक मिथ है, वो होता नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी कह देंगे, नाम से डेमोक्रेसी कह देंगे, जनता का शासन, ये सब कहा जाएगा, लेकिन शासन किसी एक नेता का ही होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कपल्ड विद द ओबीडियंस ऑफ द मासेस। तो होता क्या है? कुछ लोग पावर ग्रैब कर लेते हैं और मास क्या करती है? मास कभी पावर कैप्चर नहीं करती, मास तो बस ओबे करती है, ओबीडियंस। Is a defining characteristic of contemporary socialist society. This elite's refusal to empower the general population is pushing the socialist system towards capitalism. और जैसा सोशलिज्म में कहा गया था कि सबका शासन होगा, लेकिन जो एम्पिरिकल रियलिटी में हमें समझ में आ रहा है, किसी एक एलीट रूलर का रूल होता है, मीन्स वह अपनी थ्योरी से डेविएट हो रहे हैं। जैसा सोशलिस्ट थ्योरी में लिखा हुआ है, मार्क्स ने जैसा कहा है, वैसा ग्राउंड रियलिटी में नहीं दिख रहा और यही एक कारण है कि लोग अब सोशलिज्म पर उतना विश्वास नहीं कर रहे और कैपिटलिज्म पर विश्वास कर रहे हैं। Thus, the argument posits that communism as an ideology has not failed. तो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से फेल नहीं हुआ है, मीन्स उसकी जो आइडियोलॉजी में है वो सब कुछ सही है। इंस्टीड इट्स द प्रैक्टिकल शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सोशलिज्म। ये तो सोशलिज्म ने कबाड़ा कर दिया और कैसा कर दिया है? ऑन ग्राउंड रियलिटी पे दिक्कत कर दी। सोशलिज्म में कहा गया था रूल किसका होगा? प्रोलेटेरिएट का, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट का रूल नहीं हुआ, रूल हुआ एलीट का। दैट हिंडर इट्स फुल रियलाइजेशन। तो यही कारण है कि कम्युनिज्म नहीं आ पाया, क्योंकि सोशलिज्म को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया गया किसी भी सोसाइटी में। इसीलिए पूरी सोसाइटी कैपिटलिस्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो गई। एक और क्वेश्चन है, पोलराइजेशन इज अ मिथ बिकॉज प्रोलिफरेशन इज अ फैक्ट। तो पोलराइजेशन जिसकी बात मार्क्स कर रहे हैं कि हैव और हैव नॉट्स में दुनिया बट जाएगी, तो कहा जाता है ये एक मिथ है, ये गलत है, ऐसा होगा नहीं। तो होगा क्या? कहा जाता है ये होगा प्रोलिफरेशन, क्लासेस और डिवाइड होंगी, 2 की जगह 4 होंगी, 4 की जगह 8 होंगी, 8 की जगह 16 होंगी। वही फैक्ट है। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्पररी कैपिटलिज्म। इसको एक्सप्लेन करिए कि हाउ प्रोलिफरेशन इज ए फैक्ट विद कंटेम्पररी कैपिटलिज्म। सबसे पहले ये देखिए, जब हम स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे वेबर क्या कह रहे हैं प्रोलिफरेशन ऑफ क्लास में, और पोलराइजेशन ऑफ क्लास में मार्क्स क्या कह रहे हैं, जो हम स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं फिर से ये इमेज आपके सामने लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पोलराइजेशन ऑफ क्लास का मीनिंग ये है कि दुनिया फाइनली 2 क्लास में बट जाएगी। एक होगी हैव्स, तो एक होगी हैव नॉट्स। तो अपर क्लास और लोअर क्लास में दुनिया बट रही होगी, मीन्स 2 क्लास में ही दुनिया होगी। लेकिन इस बात को गलत बताते हैं कौन? वेबर साहब। वो कहते हैं मार्क्स आप गलत हैं, इस दुनिया में प्रोलिफरेशन ऑफ क्लास होगा, 2 नहीं 4 क्लासेस होंगी एज पर वेबर, और ये भी प्रोलिफरेट करेंगी। जैसे प्रॉपर्टीड अपर क्लास, मीन्स ऐसी अपर क्लास जिसके पास प्रॉपर्टी है। दूसरा, व्हाइट कॉलर मैनेजरियल क्लास। ये व्हाइट कॉलर मैनेजरियल क्लास क्या करेगी? इनके जो फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, उनको मैनेज करेगी और इसकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। और ये किसे मैनेज करेगी? इस वर्किंग क्लास को। तो बीच में आ गई व्हाइट कॉलर मैनेजरियल क्लास। दूसरा, लेकिन इस मैनेजरियल क्लास पर क्या नहीं होगा? इस पे ऑनरशिप नहीं होगी किसकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इस पे ऑनरशिप नहीं होगा। लेकिन ये टेक्निकल डिग्री इसके पास होगी, जिससे ये कंट्रोल करेगा किसको? वर्किंग क्लास को। और कॉर्पोरेट किसके साथ करेगा? प्रॉपर्टीड अपर क्लास के साथ। अब एक और क्लास के बारे में बात कर रहे हैं कौन? वेबर। वो है स्मॉल ट्रेडर्स और मार्क्स इसको कहते हैं पैती बुर्जुआ।
स्मॉल ट्रेडर्स कौन? इनके पास थोड़ी बहुत ओनरशिप भी है, थोड़ी संपत्ति है, तो ओनरशिप तो है, प्लस ये अपना मैनुअल लेबर भी करते हैं। तो थोड़े से ये वर्किंग क्लास वाले हैं, थोड़े से ये प्रॉपर्टीड अपर क्लास जैसे दिखते हैं, तो ये मिक्स हो गए हैं। इनके पास कोई टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं है, इनके पास डिग्री नहीं है, जिससे ये वर्किंग क्लास को कंट्रोल कर पाएँ या फिर प्रॉपर्टीड अपर क्लास के यहाँ काम कर पाएँ। इसलिए ये खुद का काम डाले हुए हैं और अपनी लेबर भी करते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि ये वर्किंग क्लास को बहुत ज़्यादा हायर कर पाएँ। इसलिए ये खुद के मैनुअल लेबर पर विश्वास करते हैं। दूसरा, इनके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी नहीं है, इसलिए व्हाइट कॉलर मैनेजर्स क्लास भी नहीं बन सकते और इतने अमीर ये हैं नहीं जिससे ये कहे जाएँ प्रॉपर्टीड अपर क्लास। तो इसलिए ये क्लास है स्मॉल ट्रेडर्स और पेटी बुर्जुआ की। तो ऐसे 4 क्लासेस में बाँटा है वेबर ने, जबकि मार्क्स बस 2 क्लासेस को ही सोच पा रहे हैं या देख पा रहे हैं। एज़ पर वेबर देयर इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ क्लासेस। तो देखिए, प्रोलिफरेशन ऑफ क्लासेस, 4 क्लासेस हैं एज़ पर वेबर। इन एडवांस्ड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, और जो है एक एडवांस्ड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, जबकि मार्क्स कह रहे हैं एडवांस्ड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में होगा क्या, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा और 2 क्लासेस ही दिखेंगी। तो ऐसे मार्क्स और वेबर के व्यूज डिफरेंट हैं ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस। इन मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, योर क्लास origin may not be similar to your class destination, as there is social mobility across classes which is not envisaged by Marx। देखिए, मार्क्स कह रहे हैं आप लोअर क्लास में पैदा हुए, आप हैव नॉट हैं, तो चांसेस हैं आप जिंदगी भर हैव नॉट्स ही रहें। मीन्स मार्क्स कोई सोशल मोबिलिटी की बात करते ही नहीं है अपनी थ्योरी में, वो बात ही नहीं करते हैं, मीन्स वो रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है, तो सोशल मोबिलिटी इनके में तो नहीं है। लेकिन वेबर साहब क्या कह रहे हैं, आप अगर वर्किंग क्लास में पैदा हुए हैं तो क्या पता मरते मरते आप एक वाइट कॉलर मैनेजर बन जाए। व्हाइट कॉलर मैनेजर क्लास में पैदा हुए हैं, तो क्या पता एक आप प्रॉपर्टीड अपर क्लास पर्सन बन जाएँ। तो वेबर की थ्योरी में आपको सोशल मोबिलिटी दिख रही है इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। तो वेबर की थ्योरी में देखिए इनइक्वालिटी घटती हुई दिख रही है। मीन्स अगर कोई गरीब बंदा थोड़ा अमीर बन रहा है और थोड़ा अमीर बंदा और ज़्यादा अमीर बन रहा है, मीन्स इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है और इक्वलिटी बढ़ रही है। जबकि मार्क्स की थ्योरी में कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इक्वलिटी धीरे-धीरे बढ़ेगी ही। तो ये दोनों में डिफरेंस है। गोल्डथॉर्प इन हिज स्टडी टाइटल्ड एफ्लुएंट वर्कर, तो ये कह रहे हैं एक स्टडी उन्होंने की एफ्लुएंट वर्कर की, ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर पढ़ने वाले होंगे। हाइलाइट्स दैट क्लास कॉन्शियसनेस इज गोइंग टू स्टे, बट पोलराइजेशन इज मिथ, while proliferation of middle class and embourgeoisement is a fact। देखिए, जैसे वेबर कह रहे हैं वैसे ही कुछ बात गोल्डथॉर्प कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं मिडिल क्लास प्रोलिफरेट करेगी और ये बढ़ेगी, मीन्स सोशल मोबिलिटी देख रहे हैं कौन, गोल्डथॉर्प। चलिए, लेकिन ये कह रहे हैं पोलराइजेशन मिथ है। मार्क्स जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होगा। मीन्स प्रोलिफरेशन होगा ना कि पोलराइजेशन, ये बात समझ में आई। लेकिन ये कह रहे हैं क्लास कॉन्शियसनेस तो रहेगी लोगों में, मीन्स लोग अपर और लोअर में डिवाइड होंगे। लोग अपर क्लास को अपर मानेंगे और लोअर क्लास को लोअर मानेंगे। मानने का मीनिंग क्या है? लोग अपर क्लास की लाइफ़स्टाइल कॉपी करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए उनकी स्टडी का नाम क्या है? एफ्लुएंट वर्कर। वर्कर है लेकिन वो क्या बनना चाहता है? एफ्लुएंट, जैसे कि एक प्रॉपर्टीड अपर क्लास का बंदा होता है। तो इसलिए इन्होंने जो थ्योरी दी एम्बर्जाइज़मेंट का, तो एम्बर्जाइज़मेंट मीन्स फीलिंग लाइक रिच। आप अमीर दिखें, चाहे अमीर हो ना, तो अमीर दिखना चाहिए। तो देखिए क्लास कॉन्शियसनेस है ना कि नहीं है? एक लेबर अगर अमीर दिखना चाहता है, मीन्स वो जानता है कि अमीर दिखने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो होता क्या है, लोग अमीर दिखते कैसे हैं? कार ले आए, होटल में रुक गए 5 स्टार, 3 स्टार, टूर पर चले गए, प्लेन में बैठ लिए, सब सबके लिए फाइनेंस अवेलेबल है। और फिर दिखे कैसे? ये तो कर लिया, साथ में सोशल मीडिया पर फ़ोटो भी चेप दिए अमीर बनने की। तो ये जो है फीलिंग लाइक रिच, रिच है नहीं, लेकिन आप फ़ील कर रहे हैं रिच जैसा, फीलिंग लाइक रिच। तो ये जो बात है, ये है क्लास कॉन्शियसनेस वाली बात। तो गोल्डथॉर्प क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर मिडिल क्लास एक्सपेंड हो रही होगी, ठीक है, मीन्स मिडिल क्लास थोड़ी बढ़ेगी। तो इसको ही ये कह रहे हैं एम्बुर्जुआइज़मेंट। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन,
class in itself and class for itself is not always industry specific. It is having universal ramification. Explain this appropriate example. ये कह रहे हैं जैसे मार्क्स क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ का कंसेप्ट अकेला कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देख रहे थे या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ही देख पा रहे थे, क्या आप ये इन दोनों कंसेप्ट्स को और कहीं अलग लगा सकते हैं? जी हाँ, देखते हैं। एज पर ल्यूकैक्स, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, LUCKACS। ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस इज नॉट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी स्पेसिफिक। मीन्स अकेले कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में देखे ऐसी बात नहीं है। रादर इट कैन बी प्रमोटेड बाय अदर आइडियोलॉजीज लाइक नेशनलिस्ट, फेमिनिस्ट, दलित और सिविल राइट मूवमेंट ऑफ ब्लैक्स। देखिए, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी में महिला एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगते हैं। मीन्स सभी महिलाएं एक दूसरे के कष्टों को समझ पाती हैं। वो जान जाती हैं कि हम अगर सताए गए हैं तो उसका कारण क्या है? पैट्रियार्की। उसके कारण क्या है? पुरुष लोग। तो देखिए, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस या क्लास फॉर इटसेल्फ वाली जो भावना है, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट में भी देखने को मिलती है। नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी हम लोग कैसे देख पाते हैं? जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो हम किसको इनेमी देख पाए? ब्रिटिश रूल को। हम ब्रिटिशर्स को ऐसे एस एन एनेमी देख पाए। ऐसे ही दलित मूवमेंट में अपर कास्ट को वह एस एन एनेमी देखते हैं। सिविल राइट मूवमेंट में भी ऐसा ही कुछ है, वो स्टेट को एनेमी देखते हैं। हेंस मार्क्स इज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस इन अ मायोपिक वे। मार्क्स की दूरदृष्टि नहीं है, वो बस अकेला इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक होकर ही चीजें देखते हैं, जबकि ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस वाली बात इन जगह पर भी दिख जाती है। एस इट कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड। तो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस तो सब जगह देखने को मिलती है, टू एनी सोसाइटी, टू एनी आइडियोलॉजी, टू एनी क्लास एटसेट्रा। एज पर मार्क्स देयर इज बुर्जुआ मोनोपोली इन कैपिटलिज्म, बट इन कंटेम्पररी कैपिटलिस्ट सोसाइटी it does not seem true as modern industries are run by different skill manager and not per se by the bourgeois। अब देखिए, ये कह रहे हैं मार्क्स की जो थ्योरी है वो आज इसलिए अप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि आज की जो इंडस्ट्री है वो कोई कैपिटलिस्ट नहीं चला रहा है। ज़्यादातर इंडस्ट्री मैनेजर्स चला रहे हैं जिनके पास है टेक्निकल कंपिटेंसी। तो वो वर्कर्स को उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं जितना कि एक्सप्लॉइट करते थे फॉर्मेटिव फेज ऑफ कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट। तो आज जो कैपिटलिज्म है वो एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म नहीं है, बेनेवोलेंट कैपिटलिज्म है, कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म है। ये सब चीजें आज के कैपिटलिज्म में देखने को मिलती हैं। मोरओवर द ओनरशिप ऑफ कंपनीज इज पब्लिकली ट्रेडेड, दैट इज कॉमन पीपल ऑन वेरियस कंपनीज। आज के दौर में तो कंपनीज को कोई भी खरीद सकता है। आम आदमी भी शेयर मार्केट में हर कंपनी के जो भी उसमें लिस्ट हैं उनके शेयर्स खरीद सकता है और उसका मालिक बन सकता है। तो आज तो कैपिटलिस्ट हर एक कुछ हो सकता है, जिसके पास पैसा है वो कोई भी कंपनी में अपना शेयर लगा सकता है। तो आज वो बात नहीं है जो मार्क्स सोच रहे थे 1850 के दशक में। जॉन स्कॉट इन हिज बुक मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन, देखिए टर्म देखिए, मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन, ना कि प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन। एंड ब्रेबरबान in his book Labor Monopoly and Capitalism highlight that in today's capitalist world managers are running industries। आज जो इंडस्ट्री है वो मैनेजर्स चला रहे हैं, ना कि वर्कर्स। Hence capitalist monopoly has been replaced by manager monopoly। और जो पहले कैपिटलिस्ट की मोनोपोली होती थी आज वो मैनेजर की मोनोपोली में चेंज हो गई है। तो पहले जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते थे किसको? वर्कर्स को। आज वो कैपिटलिस्ट नहीं है। आज मैनेजर उस इंडस्ट्री में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो ही डे टू डे वर्क को देखते हैं, इसलिए एक्सप्लॉइटेशन का एक्सटेंट टोन डाउन हो गया है। मार्क्स स्टडीड फॉर्मेटिव कैपिटलिज्म। तो मार्क्स ने शुरुआती कैपिटलिज्म को पढ़ा, समझा, देखा, जाना। मीन्स एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म को उन्होंने देखा और मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म को उन्होंने देखा या फॉर्मेटिव कैपिटलिज्म को उन्होंने देखा। एंड इन कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड कैपिटलिज्म हैज ट्रांसफॉर्म इनटू वेलफेयर एंड कोलैबोरेटिव कैपिटलिज्म। लेकिन आज के समय में वेलफेयर एंड कोलैबोरेटिव कैपिटलिज्म का दौर है। आज उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, इसीलिए मार्क्स की थ्योरी हूबहू आज की कंटेक्स्ट में नहीं अप्लाई हो रही है। देयरफॉर
मार्क्सियन थ्योरी एंड इट्स अप्रोप्रिएटनेस इज बीइंग क्वेश्चन। इसीलिए मार्क्स की थ्योरी को आज क्वेश्चन भी किया जा रहा है टू अंडरस्टैंड डायनेमिक नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म। क्योंकि जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे तभी हम डायनेमिक नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म को समझ पाएंगे, क्योंकि आज का कैपिटलिज्म चेंज हो गया है और आज के कैपिटलिज्म पर अगर मार्क्स की थ्योरी नहीं लग रही है, मींस आज का कैपिटलिज्म मोनोपोलिस्टिक और एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म नहीं है, वो चेंज हो के बन गया है वेलफेयर कैपिटलिज्म, कोलैबोरेटिव कैपिटलिज्म और बेनेवोलेंट कैपिटलिज्म। एक और क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स डू हैव डिफरेंट डायमेंशंस, गिव अस सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। देखिए, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स टू इट, लुकिंग इनटू रिलेवेंस ऑफ कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की नज़र से सोशियोलॉजिकल एनालिसिस से प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स को बताइए। रिवॉल्यूशन इज नॉट द ओनली मोड ऑफ प्रोटेस्ट। तो रिवॉल्यूशन हर मर्ज की दवा नहीं है, एज देयर आर अदर मोड्स अवेलेबल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी इज सब्जेक्टेड टू इंटेलेक्चुअल स्क्रूटनी ऑन डिफरेंट अकाउंट्स। अब वो अदर मीन्स कौन कौन से हैं? लेबर रिफॉर्म्स अक्रॉस द ग्लोब, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, प्रोटेस्ट कल्चर ऑफ जापान आर सम नोवेल वेज टू डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटलिज्म रादर देन रिवॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं मार्क्स ने जो सॉल्यूशन भी दिया रिवॉल्यूशन का, वो भी आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी पर हूबहू नहीं लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम भी हूबहू नहीं है, इसलिए इनका सॉल्यूशन भी हूबहू नहीं लगेगा। अब देखिए जापान में क्या है प्रोटेस्ट का कल्चर। वहां पर अगर स्ट्राइक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्क टोटली रुक जाएगा, नहीं। वहां पर जैसे मान लिया एक शू फैक्ट्री है, तो शू फैक्ट्री में पूरा पेयर को फिर वर्कर्स नहीं बनाएंगे, वो एक पीस को बनाएंगे और दूसरा पीस छोड़ देंगे उस पेयर में, जिससे कि प्रोडक्शन ना रुके और जब उनकी बातें मान ली जाए, उनकी मांग मान ली जाए, तो वे दूसरे पेयर को बना लें, जिससे उनका जो टाइम है उसका लॉस ना हो। तो जापान में वर्क कल्चर क्या है? वर्कर्स परफॉर्म सम एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क टू शो देयर प्रोटेस्ट। वहां पर वर्कर्स कभी जब ज्यादा काम कर देते हैं तो समझ जाइए कि वो प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। तो देखिए, काम का काम और गुठलियों के दाम, ये वाली बात, प्रोटेस्ट भी हो गया और कुछ नेशन को नुकसान भी नहीं हुआ। ये है जापान का वर्क कल्चर। ब्लू कॉलर कल्चर, यूनिफॉर्मिटी, इक्वलिटी, जॉब रोटेशन, ये जापान में बहुत फोकस किया जाता है और जापान में फैमिली रन इंडस्ट्रीज का भी कंसेप्ट है। अब इंडिया में आइए, यहाँ पर ट्रेड यूनियन वाली बात है। कॉल फॉर स्ट्राइक, एक आवाज पर भारत बंद, कोई काम नहीं करेगा, इवन दुकानें तक बंद करा देते हैं, कोई ट्रेड भी नहीं होगा। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो पीएसयू ऑन्ड भी हैं और फैमिली ऑन्ड बिजनेस हाउसेस भी हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो कैपिटलिज्म के भी बहुत सारे रूप हैं, जापान में अलग है, इंडिया में अलग है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हर जगह अलग अलग होगा। वो डिपेंड करता है इंटेलेक्चुअल स्क्रूटनी पर। तो ये बात रही कार्ल मार्क्स की। अब हमने कार्ल मार्क्स को कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो बात करें सिलेबस की, तो हम चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने कार्ल मार्क्स को कंप्लीट कर लिया है, इमाइल डर्कheim को कंप्लीट कर लिया है, मैक्स वेबर को कंप्लीट कर लिया है, टालकट पार्सन्स को कंप्लीट कर लिया है, आर के मर्टन को कंप्लीट कर लिया है, जीएच मीड को कंप्लीट कर लिया है। मीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। चैप्टर नंबर 5 है, इसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप प्रीवियस सभी वीडियोज जो चैप्टर नंबर 4 की हैं वो रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में जैसे आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे उसमें भी आपको इसका बैकग्राउंड लगेगा, चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे उसमें भी आपको चैप्टर नंबर 4 का बैकग्राउंड लगेगा, चैप्टर नंबर 7 उसमें भी आपको चैप्टर नंबर 4 का बैकग्राउंड चाहिए, चैप्टर नंबर 8 इसमें भी आपको इसी चैप्टर का बैकग्राउंड चाहिए होगा, चैप्टर 9 इसमें भी आपको चैप्टर नंबर 4 का बैकग्राउंड चाहिए और चैप्टर नंबर 10 इसमें भी आपको चैप्टर नंबर 4 का बैकग्राउंड चाहिए। मीन्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा भी जाता है मेंस में और ये मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन भी है। बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता, इसलिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे भी मैंने लेक्चर्स में बहुत ईजी करके पढ़ाया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सभी वेस्टर्न थिंकर्स में। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। तो आप नाम में देखिए क्या है स्ट्रेटिफिकेशन और फिर क्या है मोबिलिटी। तो मैं आपको डेफिनेशन में बताऊंगा स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है और मोबिलिटी कैसे होती है।
फिर इसका सब टॉपिक ए है, तो स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, जैसे इक्वलिटी पढ़ेंगे, इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर समझेंगे स्ट्रेटिफिकेशन और हायरार्की में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स ये जानते ही नहीं है, कहीं हायरार्की यूज कर देते हैं, कहीं स्ट्रेटिफिकेशन यूज कर देते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और ये होता है गलत। इसको पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। फिर पढ़ेंगे एक्सक्लूजन के बारे में, फिर पॉवर्टी और डेप्रीवेशन के बारे में। पॉवर्टी को हम और बहुत सारे चैप्टर्स में भी कवर करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अपने लिए। फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, मींस जो हम ये 3 थिंकर्स पढ़े थे, डरखाइम, पार्सन्स और मर्टन, इनके व्यूज यहाँ पर देखे जाएंगे। मार्क्सिस्ट थ्योरी है, मींस कार्ल मार्क्स फिर से हम यहाँ पढ़ने वाले होंगे। वेबरियन थ्योरी है, मींस फिर से हम मैक्स वेबर को यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, मींस ये सभी थिंकर्स रिविजिट करेंगे इस वाले टॉपिक में। फिर उसके बाद डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास, मींस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस बेसिस पर होता है, तो क्लास, स्टेटस, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस, इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा एथनिसिटी और रेस में डिफरेंस क्या है। फिर पढ़ेंगे सोशल मोबिलिटी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी के बारे में, सोर्सेस एंड कॉजेस ऑफ मोबिलिटी। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से ही पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले आप सभी लेक्चर्स जो थिंकर्स के हैं वो जरूर रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।